नमस्कार भैया, राम राम। हमें आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता की पॉलिटिकल वार्ता में आज बात हुई है सेमरी क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य गोलू माते बरल से। सही नाम बहुत कम लोग जाना तिनको, यही खुद बताएं अपन को सही नाम का है। खैर भैया, बहुत बहुत स्वागत है बुंदेली वार्ता में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और सब जनन को राम राम। चूँकि आपने नाम की बात करी तो हमने अपनो नाम सब लोगन को उजागर करके रखो। विवेक कुमार लिखत हैं। और चूँकि राजनीतिक नाम जो ज़्यादातर लोग जाना तो वो गोलू माते बरल है। चूँकि एक विवेक कुमार जो हते जो दिल्ली में रहते 2012 से और 2018 तक बिना भी वहीं छोड़े आए। और कौना को अपने बुंदेलखंड की अपने गांव की जो पहचान दिलाने थी तो हमने अपने नाम को थोड़ा एक स्पष्टीकरण दो जिसमें अपने गांव को नाम भी रखो। और छोटो सा नाम है गोलू माते बरल। गोलू माते बरल हो गए और सब जगह चर्चाओं में है। गाड़ी घूम रही खूब, बड़ी बड़ी गाड़ियों के पीछे पोस्टर भी लिखे सो उन पे दिखा जात गोलू माते बरल, दीवालन पे दिखा रहे गोलू माते बरल। क्या है तैयारी, क्या करवा चाह रहे? देखिए, राजनीतिक अनुभव थोड़ा कम है, लेकिन इस अनुभव में जो मिला है वो अपार मिला है। कह सकते हैं कम शब्दों में जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं कोई ऐसी नहीं थी हमारी जब हम राजनीति में आए थे कि हमें चुनाव लड़ना है। लेकिन 18 से जब हम तैयारी करने आए और लोगों के बीच में गए तो हमने एक चीज़ सीखी कि बिना राजनीति में चुनाव लड़े आप लोगों का विकास नहीं कर सकते, उनके काम नहीं करा सकते हैं। तो ये लालसा, काम करने की लालसा मुझे चुनाव में, जो उस समय चुनाव हुए, क्योंकि वेट बहुत करना पड़ा, कोरोना आ गया था, कोरोना की गाइडलाइन चल रही थी। सो जब पंचायत चुनाव आए तो हमने जिला पंचायत का चुनाव लड़ा और उसमें बहुत अच्छी लोगों ने अपना आशीर्वाद रूपी वोट दिया, प्यार दिया। तो कह सकते हैं कि ये महत्वाकांक्षाएं लोगों की सेवा के लिए हैं। और आज राजनीति में अगर लोगों तक पहचान हमें मिली है, लोगों से पहचान मिली है, तो इसके लिए मैं हमेशा जब भी मौका मिलता है लोगों का धन्यवाद करता हूँ। आपने अभी बताई कि 12 से 18 तक दिल्ली रहे, सो दिल्ली में ऐसा क्या करे आए? देखिए, जब हमारी पढ़ाई पूरी हुई तो हम दिल्ली गए। तो जब हम दिल्ली गए तो वहाँ देखा कि अपने यहाँ का कल्चर और यहाँ का कल्चर बहुत फ़र्क है। वहाँ पर अपने जीवन याचिका चलाने के लिए हमने काम किया। जो हमने शुरुआत में जब गए तो कॉल सेंटर में हमने नौकरी करी तो पहली वेतन हमारी मिली 4000 रुपये। अब चूंकि यहाँ जिस परिवेश से गए थे उस समय वहाँ 4000 देखा जाए तो बिल्कुल नहीं थे, लेकिन वो 4000 हमें क्या सिखा गए, ये जीवन में हमने बहुत कुछ वहाँ पर जाके सीखा। धीमे धीमे समय निकलता गया, अनुभव बढ़ता गया। और समय ये था कि 2016-17 के आसपास जीवन में बहुत कुछ पा लिया था। इतनी कम उम्र में बहुत ठीक ठाक पैसा कर लिया था, लोगों से संबंध अच्छे कर लिए थे। वहाँ पर भी हम लोग राजनीतिक की बात करें तो हम भी वहाँ युवाओं को लेकर आयुवा नाम से संगठन चलाते थे, दिल्ली में जो अभी अब भी चल रहा है। गाँव गए थे काम कर संगठन खड़ा कर। देखिए, जब हम भगत सिंह के फैन हैं, हम हमेशा बोलते हैं हम भगत सिंह के फैन हैं और इंकलाब को लेकर हम काम करते हैं। हमें मतलब नहीं होता है कि उसमें हमारा कितना नुकसान होगा। हम किस जो उद्देश्य हमारा है उसके लिए हम बिल्कुल अपने कह सकते हैं कि हम उसके लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। तो उस समय जब हमने देखा कि जो प्राइवेट सेक्टरों में युवाओं की जो वहाँ पर नौकरी के नाम पर जो शोषण हो रहा था, उसके लिए हम लोगों ने एक संगठन बनाया आयुवा के नाम से। और आयुवा आज भी सक्रिय है और वो इसीलिए है कि कहते हैं कि नौकरी कर रहे हैं और फिर पेंडिंग कर देते हैं सैलरी, उनका शोषण करते हैं। जो लड़कियां बाहर से जा रही हैं अपने गांव देहात से काम पढ़ाई लिखाई करके वहाँ पर वर्क कर रही हैं, उनका शोषण हो रहा था। तो इन सब के खिलाफ हम लोग वहाँ पर खड़े रहते थे। तो भगत सिंह का जिक्र हुआ, चूंकि जब वो आज़ादी की लड़ाई में जेल में थे तब भी उन्होंने वहां पर एक संघर्ष छेड़ दिया था कि कैदियों को खाना अच्छा नहीं मिल रहा है। कहने का आशय ये है कि जब भी आप बदलाव के लिए काम करेंगे, अच्छे बदलाव के लिए काम करेंगे, आपको कहीं पर भी छोड़ दिया जाए आप उसके लिए हमेशा प्रयासरत। आप वहां अपना संघर्ष शुरू कर देंगे, हमने वहां लड़ाई शुरू कर देंगे। हमने वहां पर भी संघर्ष किया, वहां पर भी अपने आप को ये दर्शाने की कोशिश की कि अगर हम युवाओं के साथ रहेंगे तो उनका जो भी कदम होगा उसके साथ हम लोग उनकी भागीदारी में और सहयोग करेंगे। दिल्ली में आप एक आयुवा नाम की चिंगारी लगा के छोड़े आए, सो संगठन चल रहा खूब। अब इतने आ गए आग लगावे, तो इतने अच्छे अच्छे पगले आने फिर रहे
कि पहले तो भाजपा से टिकट नहीं दो दो, ऐसे चर्चा रहती, पुष्टि आप ही कर दी हो का सही है का गलत है, कि चर्चा जा है अपने क्षेत्र में कि अपने तरह से एक बहुत प्रभावशाली नेताजी हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदार पद पे हैं, उन्हें काट करो चुनाव में, टिकट नहीं दो जिला पंचायत को, सो माते ऐसे ही बागी होकर लड़ पड़े सो अंजाम जो भाव के 9000 वोट से निपटा दो दूसरन को। सो एक बड़ी मजबूती की संगत दिखा दो, अपना पावर दिखा दो, ये टिकट नहीं दे रहे थे, लेकिन हैं हम कछु, और हमारे पास वोट बैंक भी है, हमारे पास लोगों को जनता को भरोसा है। सो जो तो आपने दिखा दो कि इतनी लंबी जीत है। अब लोग ऐसा मान रहे कि विधानसभा के मैदान में कूद पड़े आप, चूँकि आपके जो प्रतिद्वंदी हती जिला पंचायत के चुनाव में, वे भी कितों न कितों विधानसभा चुनाव के लाने वो कर रहे हैं, अपनों जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं, लेकिन हार गए जिला पंचायत के चुनाव में। सो उन पर ज़्यादा चर्चा ना हुई है अपन की तो यही चर्चा हुई है कि आपकी पार्टी के एक बड़े नेता, तो उनसे वो नकार भी खिलाने जिला में विधानसभा में उतर रहे आप। देखिए, मैं पहले ही स्पष्ट आपको एक चीज़ कर चुका हूँ कि मैं 2018 में सक्रिय राजनीति में आया। हालांकि एक जिम्मेदार युवक के नाते, एक युवा के नाते हमारी आस्था हमेशा राष्ट्रवादी पार्टियों में रही है। और राष्ट्रवादी पार्टियों को अगर नाम निकल के आता है, आप जय श्री राम का नारा लगा दोगे तो स्वतः ही लोग कहेंगे कि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आज की ये सच्चाई है। हम तो भैया ऐसे राम राम का अपन को पार्टी के नहीं है, अपन शुद्ध बुंदेलखंडी, ये तो हमारी बुंदेलखंडी पहचान है। तो अब राम राम का जी, अब बात ये है कि 2018 में जब हम आए तो हमारी महत्वाकांक्षा ये थी कि हम भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ें। क्योंकि उसमें हमारी जो विचार है वो उससे हमारे मिलते, आपके और पार्टी के विचार मिलते थे। हमने पूरी कोशिश करी, बहुत प्रोग्राम लगाए, उसमें लोगों ने, संगठन ने ये कहा कि आप सक्रिय सदस्य नहीं हैं, और सक्रिय सदस्य नहीं हैं तो आपको टिकट नहीं मिल सकता है। तो उस बीच में हमारी और भी ऊपर स्तर से नेताओं से जब बात हुई तो उन्होंने कहा आप जिताऊ प्रत्याशी हो, आप तैयारी करिए, टिकट हम आपको देने की भरसक प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि आखिर में चुनाव जीतना ही है। आप जिताऊ कैंडिडेट हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये लगा कि कहीं गोलू माते नेता ना बन जाए। कुछ लोग मतलब वही जिनकी हम बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए, माननीय जवाहर राजपूत जी वर्तमान विधायक हैं गरोठा से, हमारे रिश्तेदार के अलावा सम्मानित हैं, क्योंकि उन्होंने दीपनारायण सिंह यादव जैसे लोगों को हराया है, तो अपने आप में वो भी कद्दा बर्ता रखते हैं। उस समय लोगों ने कुछ अफवाहें उड़ाई कि माननीय विधायक ने टिकट कटवाया, माननीय विधायक ने टिकट कटवाया। क्योंकि ये इतना बड़ा संगठन है, विश्व का सबसे बड़ा संगठन आज भारतीय जनता पार्टी है, उसमें एक लोग की नहीं चलती है। और जब टिकट कटा तो जो कुछ लोग अफवाह उड़ाते हैं वो उसमें सत्यता निकल के आ जाती है, ऐसा होता है। लेकिन ऐसा नहीं था। माननीय जवाहर जी वर्तमान विधायक हैं, और एक संगठन के नाते हमारा टिकट नहीं हुआ था। लेकिन टिकट नहीं हुआ, हमें लोगों पर विश्वास था, लोगों से हमसे उम्मीदें थी। उम्मीदों में ये निकल के आया कि जनता ने हमसे कहा कि आप चुनाव लड़ो। तो उसमें जब हमने चुनाव लड़ा तो लोगों ने ये उड़ाने कर दिया कि जवाहर जी और गोलू माते के बीच में विरोधाभास चल रहा है, बल्कि ये सत्यता बिल्कुल नहीं है। आज के समय जब हम जीत गए तो राजनीति में हर कोई अच्छे के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता है, और भारतीय जनता पार्टी अगर दोबारा जवाहर जी को टिकट देगी, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। हमें टिकट देगी, हम अपने आप को जीतने का भरसक प्रयास करेंगे। और भी जिस नाम को भारतीय जनता पार्टी अपना टिकट का देकर यहाँ पर प्रत्याशी बना के भेजेगी, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम लोग उसको जिताने का काम करेंगे, और उसके साथ उतनी ही मेहनत करेंगे जितनी मैं अपने के लिए चुनाव में प्रयास करूँगा। अब ये विरोधाभास नहीं कह सकते हैं, इसको राजनीतिक महत्वाकांक्षा कह सकते हैं, क्योंकि पार्टी सर्वोपरि है हमारे लिए। हमें तो टिकट नहीं मिला भैया, तो हम आपको एक चीज़ का विश्वास दिलाएं, टिकट नहीं मिला तो लोगों ने उल जलूल बातें स्टार्ट कर दी कि गोलू माते कहीं कांग्रेस में आएंगे, कहीं सपा में जाएंगे, कहीं बसपा में जाएंगे। लेकिन सत्य बात इस बात की है कि इसका जीता जागता उदाहरण ये रहा कि हमने पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य बन के जब हम आए तो अध्यक्ष के लिए भरसक प्रयास किया। इसके लिए हमारे माननीय पवन गौतम जी गवाह हैं कि हमने उनके अध्यक्ष बनने में उनका कितना प्रयास किया, उनके लिए कितनी सहयोगिता बरती। तो कहने का ये आशय है हमारा कि भारतीय जनता पार्टी से हमारा जब हम राजनीति में आए थे तब भी लगाव था, और उसके बाद हमारा टिकट कटा और हम जीत के आए, हमारा तब भी वहीं पर झुकाव रहा, क्योंकि हम एक निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। हम साबित ये करना सिर्फ चाहते थे कि टिकट जब कटा कि कुछ जो लोग संगठन में बैठे हैं,
कुछ लोग जो नेता बन के भारतीय जनता पार्टी के बैठे हैं उन्होंने आपको रिपोर्ट गलत करी। अगर आपके सर्वे में नाम जाता तो हम 2 दिन में तो 9,000 वोट से जीत नहीं गए। आखिर हमारा प्रयास चल रहा होगा तभी हम जीते। मेहनत कर रहे होंगे, मेहनत हमने सिर्फ मेहनत को साबित करने की कोशिश करी और लोगों ने हमें हमारी सोच को, हमारी मेहनत को स्वीकारा और अपने आशीर्वाद रूपी वोट देकर हमें उसको में विजय दिलाई। हम हमेशा सम्मान करते हैं, माननीय जवाहर राजपूत जी को टिकट मिलता है, हमको मिलता है या किसी और को मिलता है, हम उस प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी में जिताने की कोशिश करेंगे और इस बात को यकीन दिलाएंगे हम फिर से बबीना और गरोठा दोनों बीजेपी के लिए जिताकर। बाकी मऊरानीपुर और झांसी, मऊरानीपुर और झांसी चूंकि हमारे यहाँ से भौगोलिक स्थिति में थोड़ा दूर है, लेकिन 2019 में 2017 में जो हम लोग 19 सीटें जीते थे, हर एक कार्यकर्ता के प्रयास से जो संभव हुआ था वो इससे दुगनी ऊर्जा के साथ फिर से प्रयास किया जा रहा है। और मैं इस बात को विश्वास दिलाना चाहता हूँ इस यकीन के साथ कि जो माननीय योगी जी की जन कल्याणकारी योजनाएं रही हैं वो लोगों के अंत्योदय, जो हम लोगों ने एक नारा पहले से ही बीजेपी ने दिया है, वो हर एक घर तक पहुंची हैं। कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। आप खुद ही देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जो शब्द मीडिया यूज करती थी वो तो अब बंद ही हो गए। कई भ्रष्टाचार हुआ, लूटपाट हुई, बलात्कार हुए, इनमें कितना आपने बदलाव देखा होगा। चूंकि आप इस फील्ड से हैं तो आपको पता होगा, कुछ शब्द बिल्कुल बंद कर दिए हैं। आंकड़े हैं, कई बातें हैं, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। खैर इन सब बातों पे अपन वक्त जाया नहीं करेंगे। आपने बताया था कि हम उस समय सक्रिय सदस्य नहीं थे, इस वजह से टिकट नहीं मिल पाया। अब सक्रिय सदस्य हो गए हैं। देखिए अब तो हमें खुद ही जनप्रतिनिधि की पहचान मिल गई है। हम निष्ठावान हैं, इसका भी हमने जवाब दे दिया है। आखिर में वो बोलते सक्रिय सदस्य नहीं है तो अब हो गए हैं सक्रिय। अब कोई कहे कि आपको 4 बार सक्रिय सदस्य होना है, हमारी इतनी राजनीतिक अनुभव ही नहीं है कि हम 4 बार सक्रिय सदस्य रहेंगे। पहली बात, आपकी बात का मैं सम्मान पूर्वक जवाब दे रहा हूं। सक्रिय सदस्य होना यानी आपको पार्टी के प्रति अपनी आस्था और निष्ठा व्यक्त करना, उसका आशय ये है। जब मेरा टिकट कटा, मैं चुनाव लड़ा और मैं चुनाव जीता। इस बात का हर एक संगठन को पता है कि गोलू माते ने जीतने के बाद भी विरोधाभास की भाषा करी या पार्टी के हित में बात करी। मैंने पवन गौतम जी को, जो अध्यक्ष जी हमारे हैं, उनको बनवाया, उनके लिए एक लीडर के रूप में काम किया। जो और भी सदस्य थे उनको हमने लाने का प्रयास किया, तब तो जाके आज हमने अध्यक्ष अपना बना पाए। और कहने का मतलब ये है कि हम एक जनप्रतिनिधि के तौर पर अपने आप को साबित कर गए। जनता का प्यार जीतना, हमें लगता है कि सक्रिय सदस्य होना ज़्यादा बेटर है। बाकी पार्टी जो कहेगी, जो उनका प्रोटोकॉल रहेगा, उसमें भी हम प्रयास करते हैं। तमाम जो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जो कि राष्ट्र हित की पार्टी है, प्रभु श्री राम की पार्टी है, राम राज्य लाने वालों की पार्टी है, आदरणीय, आप कुछ भी कह लें, हाँ, हम वही कहेंगे जो जनता कहती है। क्योंकि जनता ने हमें प्रतिनिधि चुना है, तो इस पार्टी के लिए जहां पर लोग पसीना बहाएंगे वहां पर हम खून बहाने का वो रखते हैं, मलाल। गोलू भैया, गरोठा विधानसभा में 403 बूथ हैं, 250-300 गांव हैं, तो गांव पहुंच रहे हैं आप। कैसे जिला पंचायत के चुनाव में कितने गांव हैं? सेमरी में आप सब जगह छानी हुई हैं, आपने एक लोगों से मिली हुई है जब इतने वोट मिले। अब विधानसभा एक बड़ो है, बहुत ज़्यादा गाँव हैं, ऐसी कई जिला पंचायत क्षेत्र हैं उनमें। जी। तो गांव पहुंच पा रहे गोलू भैया? देखिए, मैं इसको आप एक उदाहरण के तौर पे समझा सकता हूं कि टेस्ट मैच होता है, वनडे होता है और T20 होता है। आखिर खेलता वही है जो खिलाड़ी होता है, अननेसेसरी कोई खेल नहीं सकता है। अगर खिलाड़ी होगा तो खेलेगा। अब उसको डिपेंड करना है कि अगर वो टेस्ट खेल रहा है तो उसको किस फॉर्मेट में खेलना है, वनडे खेल रहा है तो किस फॉर्मेट में, किस गति से खेलना है, और अगर वो T20 खेल रहा है तो टेस्ट की तरह नहीं खेल सकता है। तो जब हमें जिला पंचायत चुनाव लड़ने के लिए रहा, हमने पूरे ओवरऑल क्षेत्र में ही गए। ऐसा नहीं है कि हम अगर सेमरी से चुनाव लड़ रहे थे तो सिर्फ सेमरी के लिए ही काम किया है, उनके लोगों तक ही काम किया। ये तो शुरुआत हम 18 से ही कर दिए थे। तो हमें लगता है कि गरोठा विधानसभा के पूरे गांव में T20 में बाउंड्री पे पहुंच गए आप? एक बार नहीं, हम 3-3, 4-4 बार गए। 3-3, 4-4 बार ऑलरेडी होके आए हैं, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि पार्टी हम पे भरोसा जताएगी तो मैं उनको एक ही विश्वास दिलाता हूं कि जो 2017 में निकल के आया था रिजल्ट, उससे अच्छा रिजल्ट हम निकाल के आएंगे। युवा शक्ति पे हमें भरोसा है, अपनी मेहनत पे हमें भरोसा है। जवाहर जी से ज्यादा वोट लेकर आएंगे। देखो, पहले जब हमारा विधायक नहीं हुआ करता था तब जवाहर जी जीते।
2 बार लगातार दीपनारायण सिंह यादव विधायक रहे हैं, उसके बाद जवाहर जी जीते हैं। जब वो ताकत हम लोगों की बने और आज हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हम खुद जनप्रतिनिधि हैं। आज भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा संगठन है और माननीय जवाहर जी स्वयं विधायक हैं। अगर पार्टी हम पे दाव लगाती है तो हम सब लोग ताकत मिलकर कितनी अच्छी जीत दिला देंगे, आप इसका अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं। नहीं, अंदाजा तो बहुत कुछ लगा रहे हैं। अभी बहुजन समाज पार्टी ने कल वीर सिंह गुर्जर जी को अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया है बसपा से जी। वहाँ समाजवादी पार्टी से दीपनारायण सिंह, दीपक यादव जी भी हैं ही पहले से। जी। ठीक है, अधिकृत ही माना जा रहा है, केवल एक उसके लिए वो है जो पार्टी की वो विशेष वो होती है जी। तो उसका इंतजार है, केवल वो हैं। भाजपा से कई दावेदार हैं, भाजपा का तो एंड टाइम पे होता है किसको क्या करना है। अब कांग्रेस है, कांग्रेस से भी 2 4 5 दावेदार हैं। इसे आप कैसे देख रहे हैं? बसपा कैंडिडेट, बसपा को आप कैसा देख रहे हैं? देखिए, पहले तो हम आपको सपा की बता दें। पहले सपा की नहीं, अभी अधिकृत हम उस पे भी आएंगे, क्योंकि आपने पहले यही कहा है कि उनका अधिकृत होना केवल औपचारिकता है। हाँ, औपचारिकता। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि उनके लिए औपचारिक कुछ नहीं है। वो हारे एक बार, चाहे बबीना आप देख लें, या 3 बार या लगातार 4 बार, उनका एट द एंड रिजल्ट एक है कि उनको प्रत्याशी बनना है। क्योंकि वो एक जाति की पार्टी है, वो एक नेता की पार्टी, समाजवादी पार्टी, वो एक नेता की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में चेहरा नहीं है, एक संगठन है। हम आप कहीं से भी कोई भी निकल के ऊपर आ सकता है। आज अगर गोलू माते, एक किसान परिवार का बेटा जो कि युवा शक्ति से निकल के आज यहाँ पर पहुंचा है और उत्तर प्रदेश लेवल की जीत निकाली है, तो कहने का मतलब अगर हम आज गरोठा विधानसभा से विधायक की दावेदारी दिखा रहे हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी की ही देन है कि हमें वहां से उम्मीद है। आखिर गरोठा से क्यों किसी ने सपा से दावेदारी नहीं करी, आप हमें बताइए। उसका एक ही निष्कर्ष निकल के है ना, दावेदारी क्यों नहीं की? संत सिंह जी ने की है। मेरी बात सुनिए, दावेदारी करना पूर्व जिलाध्यक्ष और क्षेत्र में घूम कर दावे, देखिए आप अगर एक होर्डिंग पोस्टर लगा दें, आप केवल एक मैसेज कन्वे कर दें मीडिया के माध्यम से कि हम भी दावेदार हैं, लेकिन जो असल में जो दावेदारी दिखाते हैं इनका एक प्रोटोकॉल होता है, वो कहाँ दिख रहा है आपको भी पता है। अब बात करते हैं बसपा की, तो बसपा को खुद नहीं पता कि इस चुनाव में उन्हें क्या करना है। क्योंकि बहन जी ने खुद आकर एक स्टेटमेंट दिया है कि भैया अगर सपा को हराने के लिए हमारा कैंडिडेट कमजोर दिखे तो बीजेपी को स्वतः वोट करो। ये तो देखिए, उनके मैसेज से, उनकी जो स्पीच आती है उससे समझ में आता है कि वो क्या कहना चाहते हैं। ये आप कहना चाह रहे हैं कि मायावती और हम तो एक ही हैं? नहीं, मेरी बात वीर सिंह भाई साहब और गोलू माते बरल एक ही हैं, नहीं, कहना चाहते हो? देखिए, ये आपकी भाषा में आपका जो क्वेश्चन है उसको मैं नहीं, जो आपने बताया उसी को हमने दूसरे ढंग से बता दिया। बहन जी ने स्पष्ट तौर पर यह किया है, क्योंकि आज बसपा की स्थिति क्या है वो किसी से छुपी नहीं है। ये विधानसभा के चुनाव कोई व्यक्तिगत चुनाव नहीं होते हैं कि कोई भी प्रत्याशी दमदार आया हो वो चुनाव जीत जाएगा। आज के समय पे चुनाव सीधा सीधा है। आज का चुनाव है रावण और राम में, असत्य में और सत्य में। और आज का चुनाव है गरीबों के कल्याण का और गरीबों के शोषण का, इन दोनों के बनाम में चुनाव है। रावण मतलब क्या? ब्राह्मण देखो, या अत्याचारी? रावण का मतलब देखिए, ब्राह्मण तो सर्वत्र पूज्यते हैं। ब्राह्मण को तो हम लोग नहीं, आपने राम और रावण का बिल्कुल, ब्राह्मण या यदुवंशी इसमें है चुनाव, बिल्कुल, या फिर अत्याचारी और एक मर्यादित व्यक्ति के बीच देखिए क्या है चुनाव। जो मैंने कहा राम और रावण का, राम ने जो लड़ाई लड़ी है वो सत्य के लिए लड़ी है। राम ने जो लड़ाई लड़ी है वो मर्यादा में रहकर चुनाव लड़ाई लड़ी है, और परिवार के लिए, एक प्रजा के प्रति, साम्राज्य के प्रति क्या दायित्व होते हैं उनकी लड़ाई राम ने लड़ी है। अच्छाई और बुराई की लड़ाई लड़ी है। रावण को कोई जाति से नहीं आता है। रावण को आज तक कोई जाति से नहीं आता। कुछ राजनीतिक लोगों ने उनकी जाति बताने की कोशिश करी, वो भी निजी फायदे के लिए। रावण को लोग जानते हैं अत्याचार के लिए, घमंड के लिए, परिवारवाद के लिए। तो आपने केवल अपने इस बार रावण का दहन नहीं होने दिया पूरे उत्तर प्रदेश में? रावण का दहन क्यों नहीं होने दिया? कहाँ होने दिया इस बार दशहरे पे? देखिए, मेरी बात सुनिए। प्रतीक, किसी रावण को जलाना मतलब प्रतीक, किसी की आप बुराई को जला रहे हो। हम लोगों ने तो कितने संदेश दिए। आप विजयादशमी की बात कर रहे हैं, हम तो रोज संदेश देते हैं कि रावण को जलाओ।
कोरोना रूपी रावण को जलाने के लिए भरसक रोज प्रयास हो रहे हैं। आपने जातिवाद गरीबी को मिटाने के लिए हम लोग हमेशा भरसक प्रयास कर रहे हैं। गरीबी रूपी रावण को मारने के लिए रोज प्रयास कर रहे हैं। आतंकवादी रूपी रावण को मारने के लिए रोज प्रयास कर रहे हैं। आप विजयादशमी को केवल एक बार अगर आग लगा के रावण जला रहे हैं, उसको अगर वो भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की वजह से। रावण कौन है ये बता दो। रावण स्पष्ट है कि योगी जी बनाम अखिलेश जी में लड़ाई है, सीधा सीधा है, राम और रावण की लड़ाई है। और हमने आपको उदाहरण के साथ प्रमाण बताया है कि राम योगी जी क्यों हैं और रावण फलाने क्यों हैं, वो तो स्पष्ट हम आपको बताने की कोशिश आपकी एक बात स्वीकार कर रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी पर टैग है जाति विशेष का, लेकिन आप बताइए आपकी झांसी सदर सीट से सबसे ज़्यादा वोट ब्राह्मणों के हैं। यहाँ 2 दशक से ब्राह्मण प्रत्याशी उतार रहे हैं आप लोग। गरोठा में राजपूतों के ज्यादा वोट हैं, वहां से आप जवाहर राजपूत को उड़ा रहे हैं। तो एक जातिगत वो नहीं कर रही है, आपकी पार्टी भी तो कर रही है कहीं ना कहीं। ये हमारी पार्टी अगर जातिगत कर रही होती तो माननीय आदरणीय योगी जी ना तो मुख्यमंत्री बनते और आदरणीय विश्व प्रिय नेता मोदी जी ना तो भारत के उस बात में आपकी सच्चाई है उस बात में, लेकिन ऐसे यहाँ जमीनी बात बताइए। देखिए गरोठा आखिर में एक लाइन खींच दो कि भैया आप राजनीति कर रहे हैं, आप सीटें जिताओगे तभी तो आप योगी जी को मुख्यमंत्री बनाओगे, तभी तो आप माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे। तो जहां पर राजनीतिक दृष्टिकोण से जो प्रत्याशी जिताऊ है और जो उसको लग रहा है कि इनने हमारी पार्टी के लिए, और वो भी पार्टी के साथ साथ ये पार्टियों की जो एक गाइडलाइन है, जो नियम कायदे हैं, वो उससे मैच करते हैं कि नहीं, उसको ही प्रत्याशी बना के भेजती है। ये तो पार्टी की बात हुई, लेकिन जो चुन के आ जाता है वो कभी जातिवाद नहीं कर सकता है। इसका उदाहरण मैं एक नहीं आपको कई दे दूंगा। आप देखो कोई भी बनेगा आखिर जाति से तो रहेगा, किसी ना किसी जाति से रहेगा, लेकिन बनने के बाद वो कभी जातिवाद नहीं कहेगा। चाहे आप झांसी सदर की बात कर लो, माननीय बबीना विधायक राजीव सिंह पारिक शाह की बात कर लो, गरोठा विधायक जवाहर राजपूत जी की बात कर लो, ये राजपूत जी हैं, ये राजीव सिंह पारिक शाह जी हैं, ये रवि शर्मा जी हैं, तो इन्होंने ये किसी ना किसी जाति से तो आएंगे, लेकिन जब बनने के बाद कोई एक उंगली नहीं उठा सकता है कि इनने जातिवाद देखकर कार्य किया। अगर माननीय जवाहर जी के पास कोई अगर यादव समाज का, कुशवाहा समाज का, ब्राह्मण समाज का, आपके पास कह सकते हैं कि विश्वकर्मा समाज का, वंशकार समाज का, अहिरवार समाज का कोई भी व्यक्ति अगर अपनी परेशानियां लेकर आया है और अगर वो गलत नहीं है तो हमेशा उसके साथ रहकर उसका साथ देने का प्रयास किया है। यही माननीय विधायक राजीव सिंह पारिक शाह की बात करें यहाँ पर, तो आप बताओ कि आपके का मुद्दा रहे, आप चुनाव में जो लोगों से बात करने पड़े तो आदमी आपको काहे वोट दे, का आपकी मुद्दा है, का आप लोगों की समस्या सुलझाओ। देखिए, एक लोगों को क्लियरिटी दे दो आप। या हम हूँ, या जवाहर जी हूँ, या राजीव जी हूँ, या रवि शर्मा जी हूँ, या 403 विधानसभा में कोई भी जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हो, वो अपने कहने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा है। हम एक संगठन में काम करते हैं, संगठन ने इतने काम करा दिए हैं, हम तो सिर्फ उसका हिस्सा हैं। जैसे पार्टी ने कोई अगर प्रतिक्रिया करी है, कोई नियम कायदे बनाए हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं, गरीब किसान मजदूर सबके लिए जो सुविधाएं दी हैं, उन तक हम लोगों ने बस केवल पहुंचाने का विकास कार्य किया है। जो सरकारी योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं, सरकार की योजनाएं, सरकार की योजनाएं, क्योंकि सरकार की योजनाएं रहेंगी तभी तो वो सरकारी योजनाएं बन पाएंगी। उनको हम सबने मिलकर पहुंचाने का प्रयास किया है। आज के समय पे हम युवाओं को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। युवाओं के लिए हमें ये हमारा व्यक्तिगत मानना है। इसका सीधा सा ये सिद्धांत है कि अगर आप जिस उम्र के होगे, जिस समाज से होगे, जिस व्यवसाय से होगे, आप उसके बारे में हमें लगता है ज्यादा जानते होगे। ठीक है, हम युवा वर्ग से आते हैं, वर्ग की कोई जाति नहीं होती है, वर्ग का कोई धर्म नहीं होता है। हम युवा हैं और युवाओं को साथ लेकर ये प्रयास करते हैं कि युवा अब निकल के आए बुंदेलखंड से, क्योंकि बुंदेलखंड अब पुराने नेताओं के बोझ के तले दबसा जा रहा है। मैं आपको स्पष्ट कहूँ, नहीं स्पष्ट, अब नए युवा नेतृत्व की जरूरत है जो बुंदेलखंड को नए रूप में लेके चलें, क्योंकि बुंदेलखंड केवल 2 युवाओं के नाम से जाना जाता है। भैया मैं आपको स्पष्ट कर दूं, एक तो दद्दा मेजर ध्यानचंद जो कि युवा थे, एक तो उनके नाम से अपनी झांसी बुंदेलखंड जाने जाती। दूसरी हमारी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जो कि युवा थी, उन्होंने अंग्रेजों को
क्या किया उनको तो नानी याद दिला दी 18-19 साल में। कहने का हम आपको फिर वही बात एक बार दर्शकों को भी इस बात का मैं समझाने की कोशिश करता हूं। बुंदेलखंड जब जब युवाओं के द्वारा पहचान मिली तो सिर्फ युवाओं ने काम किया है। इस बार मैं फिर कहना चाहता हूं, माननीय योगी जी तक मैं ये बात संदेश अपना विनम्रता पूर्वक प्रमाण सहित ये बात पहचाने की कोशिश करता हूं कि इस बार आप बुंदेलखंड में, झांसी में और झांसी के आसपास एरिया में युवाओं पर प्रयास करें तो हमें लगता है कि हम फिर से 19 की 19 जीत देंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार तो माननीय आदरणीय योगी जी की बननी ही है। ये कह रहे हैं कि युवा की बात की अपन ने, तो आप तो युवा दिख रहे हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है। 28-30 साल के होंगे, कोई भी बता सकता है देख के, ठीक। लेकिन अपने यहाँ कई नेता ऐसे बैनर में दिख जाते हैं जिनकी उम्र 50 और के पार जा रही है, वो भी लिख रहे हैं युवा नेता। वो भी युवा में आएंगे? आप ही बता दो। राजनीति में आदमी कुछ इतना अंधा हो जाता है कि वो उसे ये पता नहीं चलता कि वो अब राहुल गांधी जी की आप गूगल कर लो उम्र, अगर शादी नहीं हुई तो क्या वो युवा बने रहेंगे? अखिलेश जी की उम्र आप गूगल कर लो, वो भी लिखते हैं युवा कर्मठ प्रत्याशी। आप उनकी गूगल कर लो उम्र कितनी है। आप जनता अब जागरूक हो गई है। जब से मोदी जी, योगी जी आए हैं, जी डिजिटल जो नाम दिया है, आपके हाथ में इतना बड़ा हथियार दे दिया है मोबाइल के नाम से, और इंटरनेट दे दिया है कि आपसे हम क्या, गोलू माते तो बहुत छोटी इकाई है। कोई भी बड़ा नेता आकर मंच से कुछ भी बोल जाता था और हम लोग मान लेते थे। अब ऐसा नहीं है। अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो अभी तुरंत वीडियो देख के आदमी मोबाइल से जज करेंगे, उसको मैच करेंगे। उसमें अगर कथनी और करनी में फर्क होगा तो आदमी आपको नेग्लेक्ट कर देगा। और यही कारण है कि ये लोग हमेशा युवा अपने आप को 17 में बोलते थे, ये लोग 19 में बोले, ये लोग फिर 22 में बोल रहे हैं, और रिजल्ट जो 17 में हुआ। राहुल गांधी, अखिलेश यादव की केवल बात नहीं है, बुंदेलखंड में बहुत सारे ऐसे युवा नेता हैं जो 55 साल के हो गए हैं, 60 साल के हो गए। हमें आपको एक शब्द कहा है कि राजनीति में बहुत अंधा हो जाता है आदमी, और जिसको जागरूकता की जरूरत है। और अगर वो इसी तरह अपने, अब आज की डेट में 60 साल का आदमी युवा लिख दे, आप क्या कर दोगे? आप उस पर लगाम नहीं लगा सकते, बैनर तो नहीं फाड़ दोगे ना, बैनर नहीं फाड़ दोगे। यही मैं कहना चाहता हूं। देखिए, राजनीति में अगर आप सत्य की राजनीति कर रहे हैं, लोगों के कल्याण की राजनीति कर रहे हैं, तो आपको एक ही चीज निकल के आएगी कि भैया आप परिवार त्यागना पड़ेगा, आपको अपनी निजी जिंदगी त्यागनी पड़ेगी, आपको सत्य के साथ रहना होगा। क्योंकि सत्य की एक ही विशेषता है, उसे याद नहीं रखना पड़ता है। आप हमसे कभी भी पूछोगे जिस दिन इंटरव्यू किया था कौन से कलर की शर्ट पहने थे, तो हम बता देंगे ब्लैक जैकेट थी, लाल शर्ट थी, मफलर था। अगर हमें झूठ बोल देंगे आज, तो हम कल रिकॉल करेंगे कि भैया याद कर लें कि हम क्या बोले थे इनसे। इसलिए हम लोग सत्यवादी पार्टी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, और हम फिर से चाहेंगे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और यूपी में फिर से भगवा लहराएंगे। बहुत बढ़िया। गोलू भैया, एक चीज़ और बता दो कि युवा गोलू माते के पास युवा के लाने का चुनावी पिटारा है, उमें पिटारी में का मिले। देखिए, हम युवा को कभी पिटारा नहीं समझते। नहीं, चुनावी पिटारा, युवा हमारी शक्ति कुछ निकालो, युवा हमारी शक्ति है। ये आपने जो क्वेश्चन किया, ये हमें लगता है कि आपको पहले पूछना चाहिए था। भैया, आज मैं चुनाव लड़ा, किन परिस्थितियों में लड़ा? जबकि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे शक्तिशाली पार्टी है, उसके विरोध में मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, और रिजल्ट क्या निकला कि मैं 9000 से जीता। आपने शक्ति प्रदर्शन मैं किया। 9000 से जीता। मैंने युवाओं को ये आग जला के दे दी कि इसको कंटिन्यू करना। भगत सिंह की जब फांसी, शहीद हुए थे, तो वो 23 साल के थे, लेकिन वो एक संदेश दे गए थे कि भैया, अगर राष्ट्र के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए अगर आपको कभी भी जान निछावर भी करनी पड़ेगी, तो हम उसका उदाहरण है। हमारे जीवन के बारे में पढ़ लेना। क्योंकि आज हमने निर्दलीय चुनाव लड़ा तो हमने कितनी कठिनाइयों का सामना किया होगा, ये कहना तो आसान है, लेकिन जब आप उस दौर से गुजरे होंगे तो आपके बीच में क्या है, सही बात पड़ा होगा। ये चीज़ सिर्फ गोलू माते जान सकते हैं, उनकी टीम जान सकती है। तो ये युवाओं को मैंने मैसेज दिया कि आप में भी क्षमता है, आप भी शक्तिशाली हैं। आपको अगर अपने आप को साबित करना, तो कोई दुनिया की शक्ति नहीं है जो आपको रोक पाए। अगर आप में विश्वास है, आप में सत्य के साथ खड़े रहने की ताकत है, और आपको अपनी टीम में भरोसा है, तो आप निश्चय ही गोलू माते बरल की तरह आप भी एक चुनाव जीत सकते हैं। और वो विश्वास मुझे आज गरोठा विधानसभा तक लेके आया कि हम आज गरोठा विधानसभा के दावेदारों में आप लोगों के प्यार के रूप से यहाँ पर बैठे हैं। गोलू भैया, एक और आखिरी और इम्पोर्टेंट सवाल, जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद गोलू भैया
गरौठा विधायक जी से मिले, भेंट भाई उनसे? हाँ, कई बार हम लोग कई बार मिलते रहते हैं। हालांकि देखिए, मैंने क्या कहा आपसे कि कुछ लोगों ने भ्रांतियां फैलाई हैं, उसमें कुछ वो सत्य मान लेते हैं, कुछ हम सत्य मान लेते हैं, लेकिन ये निजी बात हो गई, ये निजी बात हो गई है। और पार्टी इस तरह से बात करें तो वो हमारे नेता हैं, वर्तमान विधायक हैं, पार्टी में हम भी टिकट मांग रहे हैं, पार्टी उनको देगी, हम कंधे से कंधा मिलाकर सबसे पहले अगर कोई गाड़ी लगाएगा, झंडा उठाएगा तो हम उठाएंगे, पूरी टीम के साथ, हम पूरी टीम के साथ उठाएंगे और इस विश्वास के साथ उठाएंगे कि हम लोग जीत के आएंगे, क्योंकि हम लोग भगवा उठाते हैं और भगवा महादेव की पहचान है, और जो भी महादेव का नाम लेके आगे बढ़ता है उसको निश्चय जीत मिलनी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मजेदार बात हुई आपके साथ, बहुत ही सार्थक बात हुई। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूं महाराज, क्योंकि आपने हमें एक युवा प्रतिनिधि के तौर पे चुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके साथ साथ जो हमारी प्रिय लोग देवतुल्य जनता जो सुन रही, उसका मैं हमेशा आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, सब जनन को राम राम। भैया हरो, अगर आप जब वीडियो फेसबुक में देख रहे हो तो हमारे बुंदेली वार्ता पेज को लाइक और फॉलो करियो। संगे संगे जो वीडियो अच्छी लगे सो शेयर जरूर कर दीजिए। अपनी कोनो बात हम तक पहुंचाना चाह रहे हो कमेंट बॉक्स में या फिर हमें मैसेज में भेज दीजिए। और अगर ये वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लो, ताकि आगे जो कार्यक्रम आते हैं उनकी आपको तुरंत जानकारी मिल जाए। यूट्यूब की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद।